की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह ने इस्तीफे की चिट्ठी सोनिया गांधी को भेज दी है और न्यूज 18 की खबर है कि आज सुबह 8 बजे ही ये चिट्ठी कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंच गई थी। अपनी चिट्ठी में आरपीएन सिंह ने लिखा है कि वो राजनीति की पारी की शुरुआत करने वाले हैं और आरपीएन सिंह के करीब 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होने की बात हो रही है। आरपीएन सिंह पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं, पडरौना के रहने वाले हैं, वहां के राजा कहा जाता है उन्हें। ऐसा माना जा रहा है कि वो पडरौना से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तो ये सिर्फ अटकलें हैं। क्या उनके वहां आने से बीजेपी को बहुत सहायता मिलेगी? वहां पर उनकी भूमिका क्या होगी? बीजेपी में ये पहले युवा या कद्दावर नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के जो पहले शामिल हुए हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मध्य प्रदेश में, जितिन प्रसादा उत्तर प्रदेश में और 2017-2019 के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी। लेकिन अब आरपीएन सिंह का चुनाव के कुछ ही दिन पहले इस तरह से कांग्रेस से बाहर निकलकर यह कह देना कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बताया भी यही जा रहा है कि आज दोपहर 2:30 और 3 बजे के बीच में वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। रीमा इस वक्त हमारे साथ हैं। रीमा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोग वही कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोग कहते जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में मंथन की जरूरत है। अब से 2-3 दिन पहले भी कई सारे नेताओं ने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। एनसीपी के माजिद मेमन ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रूप और विपक्ष का कैटलिस्ट बनकर सामने निकलना चाहती है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष बनकर और विपक्ष को साथ में लेकर उसका नेतृत्व करना चाहती है, तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। एक के बाद एक ऐसे नेता जो पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, जिन्हें बहुत ज्यादा रोल दिए गए हैं और काफी केपेबल माने जाते हैं, वो सब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। रीमा बताइए। आपको आवाज नहीं आ रही है ना? आपसे सवाल पूछना। इससे पहले कि हम अरुण सिंह और बाकी रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश करें, जरा जानें कि आरपीएन सिंह पर अब तक हमें क्या पता है। ट्विटर से कांग्रेस का नाम सबसे पहले उन्होंने हटाया, सोनिया गांधी को इस्तीफे का पत्र लिखा, जहां कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज दोपहर 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ हैं। ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। ये गुगली कैसे फेंकी गई और क्या पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य का बाहर जाना और आरपीएन सिंह का बीजेपी में लगभग शुमार हो जाना बीजेपी के लिए लाभकारी होगा? देखिए आनंद जी, कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की नीतियां रही हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिस तरह का है, उसके कारण ही कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक उनके जो कद्दावर नेता थे, जिनके कारण उनकी पहचान थी, जो उनके मंत्री रहे हैं, उनके सांसद रहे हैं, उनके विधायक रहे हैं, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये बात सोचने को तैयार नहीं हो रहा है कि आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े पैमाने पर उनके तमाम बड़े नेता, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे वो ललितेश त्रिपाठी जी हो, चाहे वो आज आरपीएन सिंह जी के रूप में हो, अदिति सिंह जी के रूप में हो, अलग अलग कांग्रेस पार्टी के जितने स्थायी नेता थे, जो जिनके नाते कांग्रेस पहचानी जाती थी उत्तर प्रदेश में, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन वहां जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया जी, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जहां से लंबे समय तक सांसद रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उसके बावजूद पार्टी से इतनी बड़ी टूट हो रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। ये रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है। ये अहंकार, ये अभिमान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का ये कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि वो नेता जिनका जनाधार है, जिनकी अपनी छवि है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ अब सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं।
लेकिन बीजेपी में आकर इनकी भूमिका क्या होगी? क्या राज्यसभा की सदस्यता है कि या लोकसभा 2024 में उतरने की बात है? क्योंकि पदरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़े आरपीएन सिंह, ऐसा तो नहीं लग रहा। राकेश त्रिपाठी जी बने रहिए, जरा अरुण सिंह और विक्रांत यादव से जाने कि हो क्या रहा है। अरुण सिंह बताइए, ये कांग्रेस पार्टी में सब एक के बाद एक जो युवा नेता है या चेहरे जिनको कि काबिल माना जाता था छोड़ के जा रहे हैं। जितिन प्रसादा के बाद आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। आनंद, मुश्किल कांग्रेस के लिए यही है कि जो युवा नेता हैं जिनको राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल कराया, उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, ये ऐसे नेता थे जो राहुल गांधी के करीबी और खास माने जाते थे। और ऐसे नेता अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं? क्या पार्टी इसका आत्मनिरीक्षण कर रही है, आत्मचिंतन कर रही है? क्योंकि पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी से पूछा गया था कि पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रही थी कायर भाग रहे हैं। सिर्फ इतना कह देने भर से कि कायर भाग रहे हैं, क्या पार्टी बच सकती है? क्यों मोहभंग हो रहा है इन नेताओं की? कई लोग ये तर्क देते हैं कि ये सत्ता लोलुप हैं, सत्ता के लिए जा रहे हैं। झारखंड के इंचार्ज थे आरपीएन सिंह। एक राज्य जहां पर गठबंधन की सरकार है वहां का इंचार्ज होना कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी हैसियत रखता है। कांग्रेस पार्टी के पास जो बड़े पद हैं उनमें से एक होता है किसी रूलिंग स्टेट का इंचार्ज बना देना। तो पार्टी क्या इस बात से वो सहमत नहीं थे, इस बात से संतुष्ट नहीं थे? कुछ और बातें थी। कहा यह जा रहा है कि पडरौना में, कुशीनगर में, जहां से वो आते हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में थे, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि वहां विधानसभा की सीटों से पहले संगठन में नियुक्तियां हुई, उनसे पूछा नहीं गया। और ये सारे इल्जाम आरपीएन सिंह कई बार अनौपचारिक बातचीत में प्रियंका गांधी के जो पीए हैं उनके ऊपर, संदीप सिंह के ऊपर लगा चुके हैं कि वो संगठन में नियुक्ति करते वक्त बात नहीं करते, अपने मन से बाहर का आदमी ला करके वहां पर नियुक्त कर देते हैं। अब विधानसभा टिकटों के समय भी पूर्व जिलाध्यक्ष जो आरपीएन सिंह के करीबी थे, राजकुमार उनका नाम है, उनकी सीट फाइनल नहीं कर रहे थे संदीप सिंह, इस तरह का भी वो आरोप लगाते थे। और इस वजह से बीजेपी के साथ उन्होंने बातचीत की है और बीजेपी के साथ उनकी 4 विधानसभा सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी। संभवतः कुछ पर सहमति बन गई, इसलिए आज उन्होंने तय किया कि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन अरुण, इसमें कई और बातें हैं। देखिए, जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, ये ओबीसी चेहरा है आरपीएन सिंह, इमरान मसूद मुस्लिम चेहरा है, ये सब कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद छोड़ गया या 2017 के बाद छोड़ गया या 2019 के बाद छोड़ गया। काफी वर्षों के बाद किसी ने अगर ये निर्णय लिया है कि जिस पार्टी से वो जन्म से जुड़े हैं उस पार्टी को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, यानी कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। ये सिर्फ 3-4 टिकटों की बात तो नहीं हो सकती। आनंद, इस बात का आत्मनिरीक्षण कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जो बड़े पद ऑफर करने के लिए इस वक्त हैं, जबकि वो अपोजिशन में है, इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उसमें एक ये भी होता है किसी गठबंधन सरकार के राज्य का इंचार्ज बना देना। वो पार्टी ने उनको दिया था, उसके बावजूद वो छोड़ के चले गए। तो इसकी वजह क्या है? क्या पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे? क्या उनको ऐसा लग रहा था कि कोई भविष्य उनका नहीं है उत्तर प्रदेश की सियासत में? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्या पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, इसको लेकर के भी प्रश्न चिन्ह है। यह जरूर है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी का काडर खड़ा करने की कोशिश की है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश की है, जमीनी स्तर पर उन्होंने संगठन न्याय पंचायत तक बनाया है। लेकिन चुनाव में क्या इसका रिजल्ट आएगा ये अभी तय नहीं है और साफ नहीं है। ऐसे में आरपीएन जैसे नेता अगर उम्मीद खो देते हैं कांग्रेस के बुरे वक्त में, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है और राहुल गांधी को भी, कि वो उन नेताओं को जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था एक एक करके वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब वो पहले दे चुके हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते वो डरपोक होते हैं, उनको डर होता है, इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए। लोगों के लिए, युवाओं के लिए जगह बन रही है, लेकिन क्या ये तर्क काफी है? सवाल यही है। नहीं, और क्या ये सही मायने में ये डरपोक हैं या फिर ये देख रहे हैं कि भाई जहां पर विनाश काल है वहां पर विपरीत बुद्धि चल रही है, तो फिर वहां से निकलना ही अच्छा है, क्योंकि इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टियां एक नेता सर्वोपरि नहीं है। और इन्होंने हमेशा अपने ट्विटर हैंडल में यही लिखा था कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भूमिकाएं लिखी थी। विक्रांत, बताइए, बीजेपी में क्या 2:30 बजे वो शामिल होंगे? आप बीजेपी में लग रहे हैं कहीं?
देखिए आनंद, बिल्कुल इस समय बीजेपी मुख्यालय में और यहीं पर उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। मेरे पीछे जो मंच है ये बीजेपी का जो मीडिया रूम है उसी का मंच है और यहीं पर 2:30 बजे उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो आधिकारिक मैसेज आया उसमें यही लिखा है कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी 2:30 बजे पार्टी में शामिल होंगे और वो एमिनेंट पर्सनैलिटी कौन है ये हम सभी जानते हैं कि आरपीएन सिंह आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और ये भी एक संयोग है कि आज ही बीजेपी मुख्यालय में इस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहीं पर हैं, गृह मंत्री यहां पर हैं, बीजेपी अध्यक्ष यहां पर हैं, मीटिंग चल रही है उनकी और प्रधानमंत्री भी उस मीटिंग में वीसी के जरिए जुड़ते हैं। तो वो बैठक चल रही है। तो हो सकता है कि यूपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ही आरपीएन सिंह को शामिल करवाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा मैसेज भी देना चाहेगी। राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। आरपीएन सिंह भले ही अपना पिछला लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन बड़े नेता रहे हैं, पडरौना कुशीनगर के बड़े नेता रहे हैं, वहां पर बड़ा प्रभाव रखता है उनका परिवार। तो वो छोड़ करके, और जब उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया था 2009 में जब वो चुनाव जीते थे, तो इस तरीके का नेता जब कांग्रेस छोड़ करके चुनाव के बीच में आता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा भी लेगी। और पिछले दिनों जो बीजेपी से मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे, तो अब बीजेपी एक संदेश भी देना चाहेगी कि उसी इलाके का एक दूसरा कद्दावर नेता उनके साथ आ रहा है, जिसके सहारे वो इस इलाके में अपनी जो नैया है उसे पार करवाना चाहेगी। तो निश्चित तौर पर यह सब राजनीतिक बीजेपी के लिए पूरी तरीके से फायदा ही फायदा है। परसेप्शन में भी फायदा है, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, चुनाव में भी इसका निश्चित तौर पर फायदा ही पार्टी को मिलेगा। जी, अगर अवध और पूर्वांचल को मिला के देखें तो कम से कम 215 सीटें होती हैं 403 में से, और अगर अवध और पूर्वांचल में पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 157 सीटें कुल मिला के जीती थी, और इस बार अगर वो अपना कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव कर 80 तक पहुंच जाती है तो 200 का आंकड़ा पार करना ही नहीं, कम से कम भारी बहुमत से जीतने के संकेत भी ज्यादा हैं। तो ये पूर्वांचल का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ तो हैं ही, लेकिन कुशीनगर पडरौना के भी बाहुबली माने जाते हैं, आरपीएन सिंह वहां के राजा माने जाते हैं। कौन है आरपीएन सिंह ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले रीमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि उस रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने क्या लिखा जो आज सुबह 8 बजे बताया जा रहा है कांग्रेस हाईकमांड में सोनिया गांधी जी को पहुंच चुका था। जी रीमा। बिल्कुल, चुनावी माहौल में इस इस्तीफे को इस तरीके से भी आनंद देखेंगे कि ये तुरूप का पत्ता है बीजेपी की तरफ से, ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल चुनावी माहौल में किसी ताकतवर नेता के पहुंचने के बाद किया जाता है। और जिस पूर्वांचल का आप जिक्र कर रहे हैं दर्शकों के सामने, उसी दिन तारीख ये तय हो गई थी, ये इस्तीफे के बारे में उस दिन तय हो गया था जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो ओबीसी के बड़े लीडर हैं वो जब पार्टी छोड़कर यानी बीजेपी छोड़कर जा रहे थे, बीजेपी ने कर लिया था कि कोई इस कद का नेता तो लाना ही है। और वो तलाश जो पूरी हुई आनंद जाकर, वो किस चेहरे पे हुई? इस्तीफा लिखने वाले चेहरे, यानी आरपीएन सिंह, जो कि पूर्वांचल की सियासत में दबदबा रहा है। सियासी विरासत उन्होंने अपने पिताजी की संभाली, लेकिन उसके बाद मौजूदा वक्त में उनका कद क्या है वो इसी बात से हम भाप सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आनंद वो पडरौना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी सिर्फ पडरौना सीट पे नहीं, बल्कि एक तीर से आनंद 2 निशाना है। ये कांग्रेस पार्टी में दखल अंदाजी करने की कोशिश। उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखी है रीमा, क्या लिखा है रीमा बताइए? सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये लेटर आप देख रहे हैं, ये हरबाई टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप। मैं जो सदस्यता है कांग्रेस पार्टी की उससे इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं, कुछ भी नहीं, ये अभी ही इसे मंजूर किया जाए, इन बातों का जिक्र है। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन इस लेटर के जरिए बहुत कुछ इसमें कोई बड़ी बात या कोई नई बात जी, तो सीधा साधा सटीक ये इस्तीफा दिया है कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ रहा हूं, धन्यवाद रीमा, और आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन क्या वो पडरौना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या पडरौना में वहां पर जाकर इस तरह से शिरकत करेंगे बीजेपी के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बाहर जाना बीजेपी को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े? यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले हैं आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी अटकलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका कद स्वामी प्रसाद मौर्य से काफी बड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद हैं, करीब 4 दशक से राजनीति में वो शिरकत कर चुके हैं। अब इस वक्त हम जाते हैं, हमारे साथ कई सारे नेता भी जुड़े हुए हैं, गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको नमस्ते सलमान निजामी। देखिए, एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता निकल गए, आप बताइए क्या कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस अंदर है और चुनाव में नेता लोग जो हैं वो कभी
उधर कभी इधर भाजपा के कई नेता जो है उत्तर प्रदेश में रिजाइन किए, जो सिटिंग मिनिस्टर थे, लेकिन उससे पार्टी जो है रुकती नहीं है। और जो लोग मौके का फायदा ढूंढने के लिए किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, उससे पार्टी जो है उसमें पार्टी जो है उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि एक फायदा होता है। मैं आपको, और पार्टी मजबूत होती है, उनको मालूम लगता है कि कौन हमारा बुरे वक्त में साथ है और कौन नहीं। और इस वक्त भाजपा की हालत पूरे जो है पूरे देश में क्या है, पार्टी कांग्रेस में से तो एक निकला है, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं एक निकले हैं, भाजपा के कई नेता जो है निकल चुके हैं, लेकिन भाजपा इस वक्त इसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये ना कहे कि भाई वो कांग्रेस से लोग निकल रहे हैं, कांग्रेस से एक नेता निकला है। भाजपा के कई नेता जो है पिछले 10-20 दिनों से निकले हैं। तो भाजपा ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में वो लोगों के सामने है। आज कोविड में जो है आप देखिए किस तरीके से जो है केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी तक भी ऑक्सीजन की कमी है। देखिए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऑक्सीजन की कमी कांग्रेस में लग रही है, क्योंकि सारे नेता वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो कि पूर्व में बहुत अच्छे भाई पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। आप भी मानेंगे सलमान कि देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो जितिन प्रसादा ब्राह्मण नेता, ये ओबीसी नेता आरपीएन सिंह, इमरान मसूद मुस्लिम चेहरा सहारनपुर का, वो भी निकल गए। कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि उस इलाके में ही नहीं बट कांग्रेस में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। अब वो अगर निकल कर जा रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी नींव वापस लगाने की, जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। देखिए, कांग्रेस जो है लोकतंत्र पे यकीन रखने वाली पार्टी है। इसमें कई आवाजें कांग्रेस में भी उठी जिन्होंने कहा कि इसको रिवैम्प करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है, और उसमें काफी सीनियर लीडर्स भी थे। और मुझे लगता है उसमें कांग्रेस इलेक्शन भी होने जा रहे हैं कांग्रेस के, और जहां जहां कमी पेशी आएगी वो ठीक की जाएगी। जहां जहां कोताहियां हुई होंगी, जहां जहां गलतियां हुई हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ओवरऑल मजबूत है और बीजेपी का मुकाबला, देखिए, एक तरफ वहां G23 है, दूसरी तरफ कई सारे बड़े बड़े नेता हर प्रदेश से निकल के गए। ऐसे लोग जो कि युवा चेहरे माने जाते थे, ऐसे लोग जिनको कहा जाता था दे बीन हैंड पिक्ड बाय राहुल गांधी एज पार्ट ऑफ हिज लीडरशिप टीम, बहुत कमिटेड लोग। और ऐसा भी नहीं कि वो किसी पार्टी के लिए कमिटेड, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम करने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही नहीं, अपने दिए गए पोर्टफोलियोज, अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत ढंग से निभाया। लेकिन विजय राठी, एक बात बताइए कि कांग्रेस से निकलकर आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी का नहीं। और अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें वहां उस रीजन में, कुशीनगर पडरौना में बढ़ती नजर आ रही। नहीं, देखिए आनंद भाई, ऐसा है कि ये तो सही बात है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आरपीएनसी का कद छोटा है, कद उनका काफी बड़ा है, लेकिन हवा का रुख भांपना चाहिए नेता को। अब मैं नहीं जानता उन्होंने क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हो सकता है उन्हें लगा हो कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है नेता, जिनका कद काफी बड़ा है और जनाधार भी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कई बार जब नेता फैसले लेता है तो उसको ये सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि जनता का झुकाव किस तरफ है, हवा किस तरफ चल रही है। तो मेरा तो यही है। बाकी देखिए, कांग्रेस पार्टी का है, ये उनको सोचना है, लोकतंत्र है, कोई किसी पार्टी से जा सकता है, तो उसपे शायद समाजवादी पार्टी की टिप्पणी आपने बहुत ज्यादा होनी है। लेकिन हाँ, जिस क्षेत्र की बात है, आपको याद होगा आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी सीट से हराया हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी की आंतरिक एक नहीं दो सर्वेस थी जिसमें कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बहुत ज्यादा है। तो फिर कहीं ना कहीं आप घाटे का सौदा तो नहीं कर बैठे। मेरा मतलब है समाजवादी पार्टी। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लेके 300 से 324, 325 और सहयोगी दल को मिला के इनके विधायक आए, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे या दूसरे थे वो हारे हैं निश्चित, तभी तो इतनी सीटें आई हैं। लेकिन अब जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, वो बिल्कुल बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी जो नीतियां लेकर के आई है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री हो, पुरानी पेंशन हो, 1500 रुपए हर महीने जो गरीब बूढ़ी माताएं बहनें उनकी पेंशन हो, और जिस तरीके से सिंचाई जो बिल होगा किसानों का वो माफ होगा, 22 लाख नौकरियां हम सीधा आईटी सेक्टर में देंगे। और ये काम जो मैनिफेस्टो हमारा, ये इस बार का नहीं, अभी इस बार का भी आने वाला, जो हमारा पुराना था वो भी हमने 95% पूरा करने का काम किया। तो ये नतीजा उसी का है कि जनता आज एक आशा के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है सभी लोगों को, जो भी नेता है, देखिए हो सकता है छोटे मुंह बड़ी बात हो,
लेकिन हवा का रुख भांप लीजिए। देखिए कि हवा का रुख भांप कर ही, क्योंकि हवा टिकट का नहीं रुख मिलने वाला, पत्ता कटने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले कि बीजेपी की टिकट की घोषणा हो बाहर निकल लिए, क्योंकि उस हवा के रुख को भांप लिया होता पहले ही तो फिर 3 और 4 दिसंबर को समाजवादी पार्टी को कोसते हुए नहीं नजर आता कि 20 दिसंबर को पलायन कर गए। तो कुछ तो हुआ होगा। वही आरपीएन सिंह ने हवा का रुख कब भांपा है ये भी आप देख लीजिए। राकेश त्रिपाठी क्या कहेंगे? क्या हवा का रुख गलत भांप लिया आरपीएन सिंह जी ने? विजय राठी कह रहे हैं कि उन्होंने गलत शायद फैसला लिया है। टिकट करने वाली चीज है ना। मैं आनंद भाई एक सेकंड टाइम मांगता हूं आपसे। अच्छा विजय राठी जी को 10 सेकंड और दे दीजिए, अपनी बात पूरी कर ले राकेश जी। एक मिनट। मैं आनंद जी आपको बताऊं, मैं 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। गठबंधन के पार्टनर हैं राकेश जी इन्हें 10 सेकंड 15 सेकंड और दे दीजिए, अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप फिर जवाब दीजिए। 5 सेकंड। जी। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, धर्म सिंह सैनी जी हैं, जो इनकी ये बात चलाई है बीजेपी ने कि टिकट कटने वाली बात है। देखिए कद्दावर नेता, भले ये बीजेपी में है या ये बीजेपी में होते, हम ये नहीं कहते कि ये कद्दावर नेता नहीं है। ये लोग अपनी सीट तो जीतते ही हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो। इसमें हम झूठ बोलने वाले या ये स्वामी नहीं प्रसाद मौर्य हार चुके हैं, आरपीएन सिंह के खिलाफ हार चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं वही तो आपको दोहरा रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो 5 साल मंत्री पद पर रहे और आचार संहिता के लगने के बाद बाहर निकले, उन पर आप कुछ तो पूछेंगे, कुछ तो आप थोड़ा सोचेंगे। अच्छा आप ये बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा विधायक है? नहीं, मैं चाहता हूं कि सब बढ़िया अच्छे से चुनाव लड़े और जनता उसको चुने जो काम कर रहा है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस रीजन में, उस इलाके में कद्दावर नेता का चुनाव किसने किसको चुना और क्या सोचकर चुना, किसने हवा के रुख को सही या गलत पहचाना, उस पर मैं पूछ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, क्या आरपीएन सिंह हवा के रुख को गलत पहचान रहे हैं? देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि आज एक खुलासा किया है गठबंधन के पार्टनर ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि प्रसाद मौर्य जी के बेटे को एमएलसी का सीट ऑफर किया है अखिलेश यादव जी, और इसके आधार पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जानते हैं कि वो सारे प्रयास करके भी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित नहीं करा पा रहे थे। 2 बार उनका बेटा चुनाव लड़ा और दोनों बार चुनाव हार गया। कोई जान रहे थे कि उनका बेटा चुनाव नहीं जीत सकता है, वो स्वयं चुनाव जीत नहीं सकते हैं, और समाजवादी पार्टी ने उनको एक लॉलीपॉप दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी का इतिहास धोखे का रहा है, वो धोखा देंगे, भरोसेमंद साथी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को भी धोखा दिया। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके बेटे को टिकट का लॉलीपॉप दिया, तो आपने आरपीएन सिंह जी को कौन सा लॉलीपॉप दिया है कि वो उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया? राकेश त्रिपाठी जी, ये भी तो पूछा जाएगा कि बीजेपी ने आरपीएन सिंह जी को क्या ऑफर किया है। चलिए इस सवाल पर राकेश त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया लेंगे और हमारे बाकी गेस्ट से भी अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आकर बाहुबली माने जाने वाले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोपहर 2:30 बजे तक उनके बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से विजय राठी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता सलमान निजामी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह से मिलेंगे और जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। आरपीएन सिंह दोनों से मुलाकात करने के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स यानी बीजेपी के हेडक्वार्टर में वो फॉर्मली बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। विक्रांत यादव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। क्या वहां पर इस वक्त हलचल शुरू हो चुकी है? क्या वहां पर लोकली किसी से बात हुई है? क्योंकि बीजेपी ने बस ये कहा है कि एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति, एमिनेंट पर्सनालिटी इस आज दोपहर 2:30 बजे बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रश्न यही है कि आरपीएन सिंह ही हैं या कोई और भी है। अरुण सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में इस प्रतिक्रिया और इस डेवलपमेंट के बाद क्या वहां पर रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी में? क्या हाईकमांड की तरफ से कोई भी मैसेज गया था? क्या कोई कोशिश हुई थी आरपीएन सिंह को रोकने पर? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी से हमने एक सवाल पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि आपने भी तो कोई लॉलीपॉप दिया होगा जिसकी वजह से आरपीएन सिंह आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप बताइए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने लॉलीपॉप दिया, प्रलोभन दिया, तो आपने क्या किया है, क्या वादे किए हैं आरपीएन सिंह जी को? राकेश जी। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अगर आप पीसीआर से ठीक करवा दें। आवाज अब आ रही है आवाज? मैं फिर कोशिश करता हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी?
चलिए, इससे पहले हम फिर से उनका फोन कनेक्शन कट गया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश त्रिपाठी को लाइन पर ले लेंगे वापस। वीडियो तो आ रहा है, ऑडियो हमारा वहां नहीं जा रहा है। हाँ विजय राठी जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था आनंद भाई, देखिए अभी बात चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का टिकट कटने वाला था। मैं आपसे बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, धर्म सिंह सैनी जी हो, दारा सिंह चौहान हो, इनका टिकट नहीं कटने वाला था। ये फर्जी खबर है। और अगर टिकट कटने वाला होता तो क्यों केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि हमारे भाई हैं, क्यों उन्हें मनाने के लिए दिल्ली से नेता दौड़ पड़े? अगर उनका रिपोर्ट कार्ड इतना ही खराब था तो फिर जाने देते उनको जिस पार्टी में जा रहे हैं। क्यों उसका इतनी हलचल हुआ? सर, एक पुरानी पिक्चर है विजय राठी जी, याद है? उसमें अनुपम खेर की एक भूमिका थी जहां वो कहते थे 2 चाय ला ना 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 ना। आप समझ रहे हैं, यही करने की कोशिश की थी, यही बता रही थी बीजेपी की, हमने भी वही किया। जा रहे हो यार, मत जाओ। अच्छा जा रहे हो, ठीक है, जहां जाओ खुश रहो। ये इस एटीट्यूड से क्या उसे करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात कहेगी। आप कहेंगे कि भाई उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि उन्होंने हवा किस तरह बह रही है उसे भांप लिया। अब जरा, इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, हाँ, तो तब बीजेपी ने कहा था कि मौर्य जी के पास अच्छा खासा जनाधार है। हाँ, जब तक वो उस पार्टी में रहे वो, हाँ, लेकिन 5 साल मंत्री पद के बाद, 5 साल मंत्री पद के बाद आचार संहिता लगने के बाद ही इन्हें ध्यान आया कि योगी जी ने जो काम करना था वो नहीं किया। ये भी तो सोचने वाली बात है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। विजय राठी जी, मैं जरा जल्दी से हमारे रिपोर्टर्स के पास जाना चाहता हूं। दोनों बड़े वरिष्ठ सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कई साल से पार्टियों को फॉलो कर रहे हैं। हवा का रुख किस तरह बह रहा है इसको भी समझते हैं। अरुण सिंह इस वक्त, लेकिन जो भी है, कांग्रेस पार्टी के फेवर में तो हवा नहीं बह रही है, क्योंकि जो कुछ भी वो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, वो जमता नहीं लग रहा। देखिए आनंद, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए थे उस वक्त राहुल गांधी पर ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके सबसे करीबी युवा नेता थे। उनके घर किसी भी अपॉइंटमेंट के बिना जा सकते थे। और तब जब उनसे पूछा गया था कि ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और कई बार रिफ्लेक्ट करता है ये कि आपकी लीडरशिप पे सवाल उठता है, तब राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग डर जाते हैं विपक्ष में रहते हुए, वो नहीं संघर्ष कर पाते। विपक्ष में रह पाना, पार्टी के मुश्किल दिनों में संघर्ष कर पाना सबके वश की बात नहीं होती है। इस तरह का तर्क उन्होंने दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। आरपीएन सिंह के पहले भी यूथ कांग्रेस के एक प्रोग्राम में उनसे सवाल पूछा गया था कि युवा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मैसेज गलत जाता है। वो कहते हैं कि आपके लिए जगह बन रही है, आप आगे आइए, संघर्ष करिए, क्योंकि संघर्ष से ही नेता निकलते हैं। और ये जो नेता जा रहे हैं वो डर के जा रहे हैं। तो सवाल अब इतना है कि क्या सारे नेता डर के पार्टी छोड़ रहे हैं, या पार्टी के संगठन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कार्यशैली ऐसी है कुछ लोगों की, जिसकी वजह से खफा होकर, नाराज होकर ये लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आरपीएन सिंह बहुत खुश होकर गए होंगे। आरपीएन की जो पॉलिटिक्स है, आरपीएन की जो स्टाइल है, वो स्टाइल कई बार अनौपचारिक बातचीत में आनंद वो हम लोगों से कह चुके हैं कि बीजेपी उनके लिए सूट नहीं करती। जिस तरीके की भाषा उनकी है, जिस तरह से व्यवहार उनका है, जिस तरह से खुलापन है, वो कहते थे कि बीजेपी में इतना आसानी से हम नहीं बोल सकते। एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं, जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना था, तब एक ऑडियो आरपीएन सिंह का राहुल गांधी तक पहुंच गया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल को अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत है, मुझे अध्यक्ष बना दो। और ये बात हंसते हंसते राहुल गांधी ने आरपीएन सिंह को बता दी थी। तो आरपीएन का ये कहना था कि जितना खुला माहौल कांग्रेस में मुझे मिला है किसी और दल में नहीं मिलेगा। लेकिन किन मजबूरियों के चलते वो उस कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जहां उनके पिता भी थे, ये जरूर सोचने की बात है कांग्रेस नेतृत्व के लिए। लेकिन कांग्रेस में क्या वो खुलापन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पिछले 7-8 साल में जो कांग्रेस में चेंज होना चाहिए था, जो रीडिफिनेशन, रीजुविनेशन, रीओवरहॉलिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह से बदलना चाहिए था माहौल, क्या हुआ? 8 साल तक कोई अगर कुछ नहीं कर पाया राजनीति में, तो फिर अगले 4-5 साल फिर कुछ ना करे तो फिर उसका राजनीति में क्या औचित्य रह जाता है? हर किसी को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी देखने की जरूरत होती है। तो क्या ये बात बनकर आई थी? क्या इससे फायदा नुकसान बीजेपी को होगा, वो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कई कद्दावर नेता, कई युवा नेता, चेहरे ऐसे जो कि आगे के लीडर्स होंगे, उनका वहां से निकल कर जाना चिंता की बात है। विक्रांत, बताइए बीजेपी हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा है? बताया जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद, से मिलने के बाद ही वो कांग्रेस बीजेपी में फॉर्मली ज्वाइन करेंगे। वहां पार्टी हेडक्वार्टर में कौन कौन मौजूद होगा? देखिए, इस समय आनंद बीजेपी मुख्यालय में ही हम लोग हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज्वाइनिंग की। लेकिन यहीं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है बीजेपी की, और उसमें हिस्सा लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी दिल्ली में ही है। तो ये सहयोग ही है कि जिस दिन आरपीएन सिंह छोड़ करके, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े आला नेता यहाँ पर मौजूद
मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ही उनको शामिल करवाया जा सकता है। उनके शामिल होने से पहले वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं और उसके बाद उनको शामिल करवाने की जो औपचारिकता है, उनकी पर्ची काटी जाएगी बीजेपी की सदस्यता लेने की और उनको बीजेपी का पटका पहनाया जाएगा। वो कार्यक्रम इसी मंच पर होगा। ये जो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहीं पर उनकी पर्ची काट करके उनको दी जाएगी सदस्यता की, जिसके बाद वो औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएंगे, बीजेपी के नेता बन जाएंगे। हालांकि आगे उनका क्या भविष्य रहेगा, इन सब चीजों पे अभी चर्चा बातचीत होनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह हो सकता है कि चुनाव ना लड़े, उनके समर्थक को चुनाव लड़वाया जाए और आरपीएन सिंह को राज्यसभा दी जा सकती है उनके कद को देखते हुए। लेकिन ये सब अभी बाद में बातें विस्तार से पार्टी में होंगी। आज बीजेपी केवल, जो बीजेपी के सूत्र हैं वो केवल इतना कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह, अगर अभी तक वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि तमाम ऐसे युवा नेता हैं जो कांग्रेस में रह करके काम नहीं कर पा रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरह से बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो इस बात को साफ दर्शाता भी है। जी, अखाड़ा में उत्तर प्रदेश के इस दंगल में, इस बड़े पलट की पर ही पल में पदरौना के राजा कहे जाने वाले आरपीएन सिंह अब बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। बीजेपी में वो पूरी तरह से शुमार हो सकते हैं और शिरकत भी कर सकते हैं आगामी चुनाव में। लेकिन इस वक्त बड़ी प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस पार्टी की वक्ता सुप्रिया श्रीनेत से, सुनिए। इस जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में नेता भी हैं सुप्रिया श्रीनेत, अब की बार चुनाव में शिरकत भी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने आरपीएन सिंह को कायर कह डाला है। सलमान निजामी इस वक्त हमारे साथ हैं, विजय राठी हमारे साथ हैं, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कायर कह दिया आरपीएन सिंह को। सलमान निजामी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव भी हमारे साथ हैं। अरुण, देखिए फिर वही जो प्रियंका वाड्रा ने पहले कहा था इमरान मसूद पर, वही बात सुप्रिया श्रीनेत ने फिर कह दी आरपीएन सिंह पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अभी आधिकारिक लाइन बनने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी भी, जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, कहते हैं कि वो डर गए। और प्रियंका गांधी ने तथाकथित रूप से अखिलेश यादव के सामने एक फ्लाइट के दौरान कहा था कि अच्छा है कि आप हमारे कायरों को ले रहे हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो पार्टी की एक तरह से आधिकारिक लाइन हो जाती है, जो बड़ा नेता बोल देता है किसी एक इशू पर, वही बात सुप्रिया श्रीनेत दोहरा रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक एक करके अगर लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या सिर्फ एक बयान से आत्मनिरीक्षण हो गया? क्या फिर सिर्फ एक बयान से पार्टी ने यह समझ लिया कि सब कुछ ठीक है? क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात पर मंथन नहीं होना चाहिए कि पार्टी के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उन लोगों को, खास तौर से आनंद, जिनको राहुल गांधी ने पार्टी में आगे बढ़ाया, उनको मंत्री बनवाया। और मुझे याद है आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सारे राज्य मंत्री जाकर के राहुल गांधी से कहते थे कि जो केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता हैं, कमलनाथ जैसे, जयपाल रेड्डी जैसे, वो काम नहीं करने देते, उनको अधिकार ही नहीं देते, उन तक फाइल ही नहीं पहुंचने देते। राहुल गांधी इन सबका साथ लेकर के गए थे मनमोहन सिंह से मिलने, और मनमोहन सिंह से उन्होंने कहा था कि राज्य मंत्रियों को भी कार्य दीजिए। उसके बाद कार्यों का बंटवारा हुआ था। तो सवाल यह भी कि राहुल गांधी जी जिन लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया उनके लिए लड़े। पुराने नेता इसी बात से नाराज थे कि राहुल गांधी नए लोगों को जगह दे रहे थे, केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों को, अशोक तंवर जैसे लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को, मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों को, सचिन पायलट जैसे लोगों को, सबको आगे लेके आ रहे थे। इसी बात से खफा थे पुराने नेता। तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल हालात है कि पुराने इसलिए नाराज हो गए कि नए को मौका दे रहे हैं और नए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है हमेशा तकलीफ दे होता है, मुश्किल वक्त होता है, लेकिन इसको पार पाना, इससे पार पाना ही एक कद्दावर नेता की निशानी होती है कि आप पार्टी को चलाना जानते हैं, अनुशासन लाना जानते हैं और जो काम कर रहे हैं, जो कर्मठ हैं, उनको अवसर देना चाहते हैं। अब ये कायर हैं कि कारगर हैं, ये देखने की वाली बात है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह क्या कर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो देखने की जरूरत है कि धौरारा और उस इलाके में, वेस्टर्न यूपी में कितना काम कर लेते हैं जितिन प्रसाद, और आने वाले चुनाव में कितने ब्राह्मण वोटों का जो समीकरण बैठता है बीजेपी के पक्ष में, वो भी देखने की बात है, क्योंकि वो अपने अपने एरिया में, अपने इलाके में जीतने की बात कर रहे हैं। आरपीएन सिंह 4-5 अगर विधानसभा सीट में कारगर सिद्ध हुए तो बड़ी बात होगी। अमित पांडे और विक्रांत यादव दोनों बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हमारे साथ हैं। अमित पांडे, बताइए क्या
जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है वहां पर आरपीएन सिंह जाएंगे, सबसे मिलेंगे? जी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है और आरपीएन सिंह जो आला नेता हैं उनसे मिलने की संभावना है। उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। इन सारे शीर्ष नेताओं से उनके मिलने की संभावना और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें संभवतः उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि आरपीएन सिंह क्यों इतने महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते कि कांग्रेस जब 2019 के बाद जब रिफॉर्म हो रही थी, जब रीग्रुप हो रही थी, तब भी उनकी अहम भूमिका थी। झारखंड में कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार है और उसको संचालित करने का काम, पार्टी की ओर से कोऑर्डिनेशन करने का काम आरपीएन सिंह ही करते थे। तो अब जब वो बीजेपी में यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी तैयारी उनकी हो चुकी है और एक ये बड़ा झटका तो हम कांग्रेस के लिए मान ही सकते। साथ ही एक जो परसेप्शन की लड़ाई है, फिलहाल अभी आज के दिन बीजेपी आगे बढ़ती हुई वहां दिख रही है। क्या उस मंच पर कौन कौन होगा, उससे पता लगेगा कि आरपीएन सिंह का कद क्या है पार्टी के अंदर और किस लेवल पर वो पहुंच रहे हैं। ये भी देखा जाएगा विक्रांत कि कौन कौन वहां पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहता है, और उसी से फिर हम देख सकते हैं कि वो विधानसभा में शिरकत करते दिखेंगे कि या उनकी भूमिका और भी बड़ी है। देखिए, बिल्कुल आनंद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश चंद्र शर्मा सभी आज बीजेपी मुख्यालय में, उनसे मुलाकात भी होगी और उस समय जब ज्वाइनिंग करवाई जाएगी तब भी बीजेपी के बड़े नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का मौजूद रहने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बात आनंद हमें इसमें देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें कायर कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस से छिटक कर नेता है वो सिर्फ बीजेपी में जा रहे हैं। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में गए, उन्हें टिकट वहां से नहीं मिला लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। इमरान मसूद के साथ अख्तर, एक और एमएलए, सिटिंग एमएलए थे, वो छोड़ करके गए। सिटिंग एमएलए आपका छोड़ रहा है, उनको वहां पर टिकट नहीं मिली लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ है। सुप्रिया ऐरन, इनको आपने टिकट दिया, आपकी सांसद, उनके पति भी सांसद रहे हैं, प्रवीण सिंह ऐरन, वो आपकी घोषित प्रत्याशी थी, वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चली गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में कांग्रेस से नेता जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टियों में भी जा रहे हैं। और कांग्रेस को यह आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। केवल ये कह देने भर से कि आपके जो युवा नेता थे, आपके जो बड़े नेता थे जिनको आपने मंत्री तक बनाया, वो अचानक से क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ ये कह करके पार्टी नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि कायर थे इस कारण से चले गए हैं। बहरहाल बीजेपी खुश है, बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा नेता उनके पास आ रहा है और निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जिनके बारे में इसी तरीके की बातें कही गई थी। आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया गया, जितिन प्रसाद को यूपी में पूरा प्रयोग किया जा रहा है, इन चुनावों में भी पूरा प्रयोग किया जा रहा है। तो पार्टी में आने के बाद उनको काम जिस तरीके से दिया जा रहा है, बीजेपी को लगता है कि जो भी कांग्रेस छोड़ करके यहां पर आया है, जो नेता उसके काम का है, जो पार्टी के काम का है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, उनको वो शामिल करवा रहे हैं। जी, शामिल ही नहीं, और वो लोग जो काम कर सकते हैं, जो असरदार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और जिनको अवसर दिया जाए। आप आरपीएन सिंह ने हमेशा कहा है इंडिया फर्स्ट ऑलवेज, और अरुण यहीं पे बात मैं कह रहा हूं कि बस आप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को छोड़ दीजिए। कांग्रेस के अंदर से हैदर अली कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब अपना दल से लड़ रहे हैं, एनडीए की तरफ से सुआर पर लग रहे हैं। सुष्मिता देव त्रिपुरा, तो कितने तो कांग्रेस के नेता वहां, अब गोवा में कितने नेता है जो छोड़कर चले गए, जिन्होंने तृणमूल का हाथ थामा या आम आदमी पार्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो कई सारे जगह ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहा है। यहां पर ये लोग क्या कायर हुए, या फिर ये लोग देख रहे हैं कि भाई इस पार्टी का कुछ होता नहीं दिख रहा, यहां हमारा कोई भविष्य नहीं दिख रहा? राकेश जी, इसके बाद आपकी ओर आ रहा हूं। रीजनल जो लीडर्स हैं, जो जी अरुण बोलिए। आनंद, मैं आपसे यही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी इतनी कमजोर है कि वहां जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जो कांग्रेस में शीर्ष पर रहे हैं, उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। उनको ये लग रहा है कि कब तक इंतजार करेंगे। अब 2014 से लेकर के 24 तक इंतजार वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे तो वो कहेंगे संघर्ष का वक्त है, इस वक्त इंतजार करना ही पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप 10 साल मंत्री रहे, 7 साल मंत्री रहे, 8 साल मंत्री रहे, तो 10 साल लड़ना भी चाहिए आपको। लेकिन कांग्रेस की ये बात है, इन लोगों को लगता है कि भविष्य पार्टी में नहीं है और उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ी नहीं होने वाली है। इस
डर से अपनी राजनीतिक विरासत, अपने वोट बचाने के लिए उनको कोई एक शेल्टर चाहिए, और वो शेल्टर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ के लिए है, कुछ के लिए समाजवादी पार्टी है। उसके क्षेत्र में कौन मजबूत है, उसका समीकरण क्या है, इमरान मसूद की बात है, वो बीजेपी में नहीं जा सकते क्योंकि उनका क्षेत्र मुफीद है समाजवादी पार्टी के लिए। आरपीएन सिंह की बात है, वहां पर देखिए आरपीएन सिंह का कभी एक ऐसा वक्त था जब योगी आदित्यनाथ का उस पूरे इलाके में प्रभाव है, आरपीएन सिंह उनसे लड़ाई लड़ करके और तब अपनी सीट बचा पाते थे। अब वो उसी विचारधारा में शामिल होने जा रहे हैं जिसके लिए उनके पिता और वो दोनों ने काफी अरसे तक उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके शब्दों में कि हम लोग उस वहां पर कांग्रेस को जिंदा रखे हैं, तो अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। हर नेता की धौरहरा की बात करिए, एक बार बात हो रही थी जितिन प्रसाद से, किसी एक पत्रकार ने उनको कहा कि आप बड़े नेता, उन्होंने कहा क्या खाक बड़े नेता हैं, पिछले 3-4 चुनाव हम हार गए, अगर नेता चुनाव हार जाता है तो वो नेता नहीं कहलाता है और चुनाव जीतना जरूरी है। तो उनके समीकरण से कि बीजेपी में जाके चुनाव जीत सकते हैं। सबके अपने समीकरण हैं, सबकी अपनी मजबूरी है और सबकी अपनी मजबूती है। जिसका जहां सही ठीक बैठता है वो वहां पलायन कर रहा है, लेकिन इस बीच झटका कांग्रेस को लग रहा है और कांग्रेस को सोचने की जरूरत जरूर है। जी, कांग्रेस को तो सोचने की जरूरत 2013 से है और तब से यही कहा जा रहा है कि हम सोच विचार करेंगे। 7-8 साल से भाई सोच विचार ही करते रहेंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे देखिए अगर 2-3 साल और ऐसा चलता रहा तो भाई खत्म, हमारा तो राजनीति में और पब्लिक लाइफ में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक टाइम पे चलता है और फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर लोग जन आधार आपके साथ नहीं है, जन विचार आपके साथ नहीं, तो आप कैसे काम कीजिएगा और कैसे पब्लिक लाइफ पर रहिएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये जो कहा जा रहा है कि जो पार्टी से छोड़ कर जा रहे हैं वो कायर हैं, आप क्या कहेंगे? कि ये जो कायर शब्द कह करके कांग्रेस पार्टी ने आत्मचिंतन के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। बहुत विनम्रता से मैं कांग्रेस से कहूंगा, कांग्रेस ने कल ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और स्टार प्रचारक में उन्होंने नाम जारी किया था आरपीएन सिंह जी का। यानी इसका मतलब कि अपने नेता, अपने कार्यकर्ता का मंतव्य नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं, उसके साथ आप संवाद नहीं कर रहे हैं। नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच में, नेतृत्व और नेताओं के बीच में इतना ज्यादा संवाद का गैप है। आज कांग्रेस पार्टी के भीतर वामपंथियों का इस प्रकार से प्रभाव बढ़ा है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में मैं अगर देख रहा हूं कि वामपंथियों ने घुसपैठ की है, कांग्रेस पार्टी के संगठन पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी और सोनिया जी आज पूरी तरह से अपना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ पूरी तरह से कट गए हैं। उनके बीच में संवाद नहीं है, इसीलिए वो स्टार प्रचारक की सूची में नाम जारी करते हैं, उनसे संवाद नहीं करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण याद दिला रहा हूँ, असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब मिलने जाते हैं तो वो अपने कुत्ते से खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। वो अपने नेताओं से संवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, अभिमानी होकर के व्यवहार करेंगे। तो जिसके अंदर भी स्वाभिमान होगा निश्चित तौर पर उसको अपने लिए दूसरे रास्ते तय करने पड़ेंगे और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप जितिन प्रसाद जी को देखेंगे, आप आरपीएन सिंह जी को देखेंगे, इससे पहले ललितेश त्रिपाठी जी को देखेंगे, अदिति सिंह जी को देखेंगे, सोनिया जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अदिति सिंह जी पार्टी छोड़ती है। इन सबके कारण क्या है? आत्मचिंतन और आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। ये तय है कि इसी अभिमानी तंत्र के सहारे अगर कांग्रेस चलती रहेगी तो कांग्रेस एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। लेकिन क्या भूमिका होगी आरपीएन सिंह जी की? वो प्रश्न मैं आपसे फिर दोहराऊंगा। जैसे आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने कोई ना कोई लॉलीपॉप ऑफर किया है, तो यहां पर भी सवाल यही, प्रश्न यही होता है कि आरपीएन सिंह जी को भी क्या लॉलीपॉप ऑफर किया है? क्या लॉलीपॉप ऑफर किया? नहीं आनंद जी, देखिए ये लॉलीपॉप उन्होंने जो ऑफर किया ये तो उनके गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने ये खुलासा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनसे बताया कि उनके बेटे को एमएलसी नॉमिनेट करेगी समाजवादी पार्टी क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बातें तो उन्होंने खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ डील नहीं करती है। आज हमारी जो गरीबों के लिए नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जिस तरह का कार्य व्यवहार का तरीका है, और इसलिए आज तमाम सारे राजनीतिक दलों के जनाधार वाले नेता जिनकी छवि है वो आज अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। विजय राठी जी, देखिए, हम तो पहले से इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाती है। आज ये मैंने सामने आपके इस पे सुन लिया वक्तव्य कि जिस चीज को, देखिए, नेता जब राजनीति करता है या वो सदन में जाता है, चाहे वो विधानसभा में जाए या विधान परिषद में जाए, वहीं से जाकर के वो जनता के लिए आवाज उठाता है। आज जिस तरीके से एमएलसी पद को लॉलीपॉप बताया जा रहा है राकेश त्रिपाठी जी द्वारा, हम जानते हैं कि आपका विधानसभा, विधान परिषद, सदन में यकीन नहीं है। ये आपने 5 साल में दिखाया भी है। ये चीजें आपके लिए लॉलीपॉप है। अगर एक नेता जिसका जनाधार है, या तो वो चुनाव लड़ेगा या वो नॉमिनेशन के बाद वो सदन पहुंचेगा, तो क्या ये लॉलीपॉप होता?
जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके पास पहुंचे थे तो आपने मंत्री बनाया, क्या ये लॉलीपॉप था? हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। आपने मंत्री बनाया, अच्छी बात है, जनता की सेवा करना उन्होंने सोचा, लेकिन क्या किया आपने? आपने 69,000 भर्ती में 27% आरक्षण ओबीसी का खाके 18,000 पद किसको बांट दिए? पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। देखा है त्रिपाठी जी, तो अगर ऐसा था रिजर्वेशन कहां तो राकेश त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात चुभ रही थी तो उन्हें बीच में ही छोड़ देना चाहिए था, आचार संहिता लगने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए था। पर आपने जो आरोप लगाया है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, हमने जो आरोप लगाए थे, हम इस बात को कह रहे थे कि वो अपने बेटे के टिकट के लिए अड़े हुए थे और उनके बेटे का जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उनका चुनाव जितना संभव नहीं दिख रहा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको मना कर रही थी। उनका अपना टिकट मुश्किल था, उनके लिए फीडबैक जिस तरह का था वो ठीक नहीं था। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने उनको कही, उनको नागवार गुजरी, वो पार्टी छोड़ करके चले गए। लेकिन आज उन्होंने खुद इस बात का खुलासा कर दिया, उनके गठबंधन सहयोगी ने खुलासा कर दिया कि अपने बेटे को एमएलसी बनाने के लिए गए। तो जो पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, श्रमिकों की जो चिंता व्यक्त कर रहे थे वो झूठी साबित हुई है। ये खुलासा खुद ही उनके भीतर से हो गया। नहीं, ये बात तो है कि देखिए एक बात बताइए विजय राठी जी, जो अरुण सिंह कुछ इशारा कर रहे हैं। विजय जी एक मिनट। हाँ अरुण बताइए। देखिए आनंद, इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि आरपीएन सिंह सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर जा सकते हैं और उनके स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि वो सुबह ही घर से निकल गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि पहले से ही उनकी बातचीत तय थी और वो पावर सर्किल में हैं, पहले से ही लुटियन जोन में हैं। वो यहाँ जो उनका घर है, जरा करम जी एक बार दिखाइए। हम लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर वो होंगे और इसीलिए हम लोग सुबह से यहाँ पर आए थे। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। अमूमन ऐसा कभी आरपीएन सिंह करते नहीं थे और तभी इस बात के कयास लग रहे थे कि आरपीएन सिंह बीजेपी में जाने वाले। इसके पहले जितनी बार भी हवा उड़ी, हर बार फोन उठा करके उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूं। इस बार सुबह से लेकर अब तक कोई कम्युनिकेशन प्रेस के साथ उनका नहीं हुआ है, सिर्फ ट्विटर के जरिए वो सार्वजनिक अपने बयान कर रहे हैं। तो ये जो घर है फ्रेंड्स कॉलोनी में, इसके गेट के अंदर इस बात की ताकीद कई लोगों ने की थी कि यहाँ पर आए थे कल शाम को गोरखपुर से 3:40 की फ्लाइट से वो दिल्ली आए थे इमीडिएटली, इसीलिए दिल्ली बुलाया गया था ताकि आज ज्वाइनिंग हो सके। और आज सवेरे से यहाँ थे वो, लेकिन 10:30 बजे के आसपास ऐसा कहा जा रहा है कि वो यहाँ से निकल गए हैं किसी ऐसी जगह पर जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हो सकता है कि सीधे वो जेपी नड्डा से मिलने, अमित शाह से मिलने बीजेपी दफ्तर में ही आपको दिखाई दे। देखिए बीजेपी दफ्तर में हमारे दो बाहुबली हमारे भी खड़े हैं, न्यूज 18 के विक्रांत यादव और अमित पांडे। तो जैसे ही वहां पर हरकत होगी, वहां सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है बीजेपी की, जहां जैसे ही वहां हरकत होगी हमें इशारा हो जाएगा। यहाँ पर लाइव ही है 2:30 बजे तक, जब तक उस मंच पर वो आसीन नहीं होते और उनके साथ साथ कौन बैठते हैं तब तक हम आपको बताएंगे। चलिए अब तक बताते हैं क्या हुआ है इस वक्त की इस बड़ी खबर में। अब तक क्या हुआ, ट्विटर से कांग्रेस का नाम हटा दिया उन्होंने। पहले उन्होंने लिखा था इंडिया फर्स्ट एंड ऑलवेज, और उसके बाद लिखा झारखंड इंचार्ज हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, वो सब उन्होंने हटा दिया। फिर सोनिया गांधी को दिए भेजा हुआ इस्तीफा पत्र, बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमांड को आज सुबह 8 बजे ही ये मिल चुका है, लेकिन उन्होंने उसको भी जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने फॉर्मली इस्तीफा भी दे दिया। भाई किसी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले एक पार्टी छोड़ना भी जरूरी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि एक प्रख्यात व्यक्ति हैं जो 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो अटकलें तेज हो गई कि ये आरपीएन सिंह ही होंगे। फिर खबर ये आई कि आरपीएन सिंह शामिल होने से पहले अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और जेपी नड्डा जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलेंगे। और ये सब वहीं बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। क्यों वहां पर? क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग इस वक्त चल रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य हैं, दिनेश शर्मा है, दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये सब आगे की जो बात रणनीति है, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, उस पर चर्चा भी करेंगे। तो क्या इन सब से वो मिलेंगे? क्या ये सब मंच पर आएंगे? कौन मंच पर आकर उनका स्वागत करेगा, उनको बीजेपी में फॉर्मली इंडक्ट करेगा? इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि पार्टी में किस लेवल पर इनको अंदर लाया जा रहा है और इनकी भूमिका आगामी चुनावों में और उससे आगे क्या होने वाली है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, एक बात आपको तो माननी पड़ेगी कि जो नेता बीजेपी में आए हैं उनको इमीडिएटली कुछ नहीं दिया गया है, उनको पहले अपने आप को साबित करने की बात हुई है। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सिविल एविएशन मिनिस्टर तब बने जब मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी, और वो जो जिन चुनावों पर वापस बाइपोल हुआ था उसमें से करीब 18-19 सीटें जीती थी। राकेश जी, उनका वीडियो फिर से फ्रीज होता हुआ लग रहा है। अरुण सिंह,
ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिनको कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप कायर बताती है वो बीजेपी के लिए तो कारगर सिद्ध हुए हैं। आप हिमंत बिस्वा शर्मा को लीजिए, या अभी जितिन प्रसाद यहां शिरकत कर रहे हैं उनको लीजिए, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लीजिए, और भी नेता हैं। देखिए, बीजेपी जो नेता उनकी पार्टी में आता है उससे काम लेती है। एक छोटा सा वाकया आपको बता रहा हूं आनंद, जब सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया राज्यसभा के लिए, तब कई कांग्रेसी ये कह रहे थे कि देखिए अगर ये बीजेपी इनको नामित करती तो ये बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे होते। लेकिन बीजेपी जिन लोगों को लेके आती है, चाहे वो राज्यसभा में लेके आए, चाहे वो लोकसभा में लेके आए, किसी राज्य में लेके आए, उनसे पूरा काम लेती है। और बीजेपी का एक ये चरित्र रहा है, बीजेपी का एक ये चेहरा रहा है कि वो एक मंथन करने के बाद किसी को पार्टी में लाते हैं, उसकी भूमिका क्या होगी, वो कितनी सीटों पर काम करेगा, वो प्रचार कैसे करेगा, वो किस क्षेत्र में जाएगा, वो किस वर्ग से आता है, ये सब मंथन और ये सब रणनीति पहले बन जाती है। आरपीएन सिंह को लेकर के भी बन गई होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर आप देखें उनका जो क्षेत्र है वो बिहार से लगता है, ओबीसी के बड़े नेता है वो, और लोकसभा चुनाव वहां जीतते रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। तो किन राज्यसभा में वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इस चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी ये बीजेपी ने स्पष्ट कर लिया होगा, और उसके बाद ही वो शामिल किए जा रहे हैं बीजेपी में। जी, और विक्रांत, क्या कोई अटकलें, कोई अपडेट है कि मंच पर कौन कौन आसीन होंगे, कौन उनका स्वागत करेगा बीजेपी में फॉर्मली? देखिए, अभी तक आनंद आधिकारिक रूप से तो बीजेपी ने यह भी नहीं कहा है कि आरपीएन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक वही मैसेज है एमिनेंट पर्सनैलिटी का, और अभी भी आप बीजेपी के नेताओं से पूछिए तो आधिकारिक रूप से मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी इंतजार कीजिए। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि ये संयोग है कि आज सीईसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की, यूपी के तमाम टॉप लीडरशिप आज यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है, जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर रही है, नामों पर विचार कर रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, तो उनमें से कुछ बड़े नेता इस मंच पर आपको दिखाई देंगे जब आरपीएन सिंह इस मंच पर बीजेपी में शामिल होंगे। और बीजेपी एक बड़ा मैसेज भी देना चाहेगी आरपीएन सिंह को शामिल करवाते हुए, क्योंकि जो कांग्रेस के लिए आज कायर हैं वो कल तक उनके स्टार प्रचारक थे, और बीजेपी के लिए इस चुनाव में एक बड़े प्रचारक रहेंगे। तो एक दिन में कोई आदमी स्टार प्रचारक से कायर नहीं बनता, और बीजेपी निश्चित तौर पर उनका फायदा इस विधानसभा चुनाव में लेना चाहेगी, भले ही वो चुनाव लड़े या ना लड़े। लेकिन इस चुनाव में पडरौना, कुशीनगर, उसके आसपास की सीटों पर बीजेपी उनका पुरजोर प्रयोग करेगी। एक जो बात लगातार जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप और बीजेपी लीडरशिप पिछले 7-8-10 दिनों से जो केंद्रीय चुनाव समिति और कोर कमेटियों की जो बैठक हो रही है आनंद, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री और महासचिव बीएल संतोष अक्सर यहाँ पर 16-17 घंटे लगातार रोज मीटिंग चल रही है। कल भी कोर कमेटी की मीटिंग चली, देर तक मीटिंग चली, और उसके बाद नामों पर विचार किया गया जो आज केंद्रीय चुनाव समिति के पास आए गए। तो ये जो एक काम करने में फर्क है दोनों पार्टियों में, वो भी साफ दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। और अरुण, ये बहुत खास बात है। अगर मैं बताऊं, हैदर अली की बात करें, हैदर अली को बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 17 तारीख को कहा कि टिकट दे रहे हैं, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इनको पार्टी को पता ही नहीं कि भाई ये व्यक्ति जो है पार्टी से निकलने की सोच रहा है। इनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट में डाला आरपीएन सिंह को। इनको पता ही नहीं कि आरपीएन सिंह जी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये अटकलें तो कुछ दिनों से चल रही है अखबारों में। और ये बात कि आरपीएन सिंह पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, कई लोगों ने उनसे पूछा होगा, हफ्ते 10 दिन की बात है, तो हफ्ते 10 दिन में मीडिया और कई लोगों ने उनसे पूछ लिया कि आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं कि नहीं। सीधा हमें अमित पांडे की तरफ जाते हैं, कोई एक अपडेट लेकर आए हैं हमारे साथ। जी अमित, बताइए। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, तो कि आप ये देखिए यहाँ पर आरपीएन सिंह, और ये तस्वीरों में कैमरा पर्सन पंकज कुमार अगर ये दिखाएंगे, अभी यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरपीएन सिंह इसी गाड़ी से आए हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर में वो एंटर उन्होंने किया है, और न्यूज 18 इंडिया पर ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। सबसे आरपीएन सिंह दाखिल हुए हैं, और अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी की, वो होगी, तब उसमें यहाँ पर आएंगे। और तब से ये लोकेशन उनकी नहीं पता चल रही थी आखिरकार आरपीएन सिंह है कौन से, क्या वो लाल रंग की गाड़ी में आए थे? लाल रंग की गाड़ी में आए थे? जी बिल्कुल, लाल रंग की गाड़ी में आए थे, और हमारे सामने वो अभी अंदर एंटर हुए हैं। और इसके बाद अन्य गाड़ियों का भी काफिला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण नेता है, शायद ये खाली गाड़ियां हैं, लेकिन जिस गाड़ी में वो आए थे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो गाड़ी में वो आए थे वो लाल रंग की जो गाड़ी है
जी। इस गाड़ी से आरपीएन सिंह आए हैं, अंदर यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में वो उन्होंने एंटर किया है। तो बड़ी खबर यहाँ है, तो वो अकेले थे या उनके साथ कोई और था? जी देखिए, उनके साथ 2-3 बीजेपी के पदाधिकारी थे, लेकिन कोई वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं थे, क्योंकि वरिष्ठ पदाधिकारी सारे अंदर मौजूद हैं। कितनी अहमियत बीजेपी इस पूरी की पूरी ज्वाइनिंग को दे रही है, आनंद, आप ये अंदाजा लगाइए। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, तो तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी मौजूदगी में भी ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले अपर्णा यादव ने भी ज्वाइनिंग की थी, लेकिन वहां पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, और लेकिन अभी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और जेपी नड्डा भी मौजूद है। जी, तो आपने कहा उस लाल गाड़ी में अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हैं अमित, आप बने रहिए मेरे साथ, यानी कि टाइम पर 2:30 बजे अगर ज्वाइनिंग है तो वही 2:10 पर एंट्री हो चुकी है बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आरपीएन सिंह की। तो इस बात का अब कहीं ना कहीं पूरी जगह से पुष्टि हो गई है कि न्यूज़ 18 ने जो 2 दिन पहले आपको बताया, आज सुबह सुबह आपको बताया, अब बता रहे हैं कि भाई आरपीएन सिंह बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सत्यता है, लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइज क्रियान्वित तरीके से किया जा रहा है। पार्टी हेडक्वार्टर में ज्वाइन होने से 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। क्या अब वो सीईसी में जाकर सबसे मिलकर फिर उसके बाद मुख्यालय वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर पहुंचेंगे? अमित, क्या बताया जा रहा है आपको, या फिर वो कहीं ना वेट करेंगे और नेता एक एक कर उनसे मिलकर और फिर उसके बाद उनको साथ बार वहां ब्रीफिंग के लिए लेकर आएंगे? क्या होगी? देखिए, यहाँ पर अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हलचल कुछ और है, शायद कुछ और महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर घुस रहे हैं। संभावना इस बात की भी है कि आनंद, देखिए, पीएम हो सकता है आए, यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है, वहां पर पीएम भी यहाँ पर आएंगे। खैर, ये तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बैठक की बात है। और अभी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आरपीएन सिंह को एक कमरे में बैठाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आप वहीं रुके रहिए, देखिए कौन आता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल और ड्रिल इतना तक सख्त है तो यानी कोई बड़ा नेता आने वाला है या कोई मंत्री आने वाले हैं या कोई तो वहां पहुंचने वाला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है आनंद की, देखिए जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो लगातार यहाँ पर हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निकले हैं और आरपीएन, देखिए, एक तरफ से आरपीएन सिंह आते हैं, योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो संदेश का आदान प्रदान यहाँ पर होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए, देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ तुरंत यहाँ से ये निकले हैं, आरपीएन सिंह आते हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो अंदर मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, अमित शाह मौजूद है। मतलब कि जैसे ही आरपीएन सिंह अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर के गए हैं, योगी आदित्यनाथ निकले। थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं या हम एक अपने अनुभव के आधार पर जरूर कर सकते हैं, कुछ न कुछ ये संवाद जरूर हुआ होगा। और उसके बाद अब जो बाकी के शीर्ष नेता वहां पर मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर उनके साथ ही ज्वाइनिंग होगी। तो जो पूरी संवाद का सिलसिला है, सुबह से आरपीएन सिंह का किसी को नहीं पता लग रहा था, पहली बार उनकी वो यहाँ पर नजर आए बीजेपी हेडक्वार्टर में अंदर घुसते हुए। उसके थोड़ी देर बाद अभी आपने तस्वीरों में देखा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ निकलकर जा रहे हैं। तो संवाद का दौर हुआ एक। जी, यहाँ पर मैं बस बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हेडक्वार्टर से बाहर निकल चुके हैं, वो वहां पहुंचे नहीं है, वो सुबह से थे। योगी आदित्यनाथ बाहर निकल गए हैं, उसका ठीक 5 मिनट पहले आरपीएन सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर में एंट्री की। तो आरपीएन सिंह ने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर 2:08 पर एंट्री की और 2:12, 2:13 पर योगी आदित्यनाथ ने एग्जिट किया। तो क्या वहां कॉरिडोर में मुलाकात कर नमस्ते कर या योगी आदित्यनाथ बाहर इसलिए निकल गए क्योंकि मंच पर योगी आदित्यनाथ का बैठना क्या ठीक रहेगा या नहीं? क्या सवाल इस बात के उठते कि वो क्यों नहीं बैठे, इसलिए क्या योगी आदित्यनाथ वहां से निकल गए, या उनकी फ्लाइट थी वापस लखनऊ के लिए क्योंकि उनको फिर गोरखपुर पहुंचना है और फिर चुनाव के कार्य में वापस लगना है? तो ये सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम अभी भी मौजूद हैं, अमित शाह जी वहां मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी भी मौजूद हैं। कौन कौन मंच पर आता है आरपीएन सिंह जी का फॉर्मली बीजेपी में स्वागत करता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल रीमा के पास चलते हैं। रीमा, बताइए। जी आनंद, देखिए, चुनावी माहौल में माहौल का बहुत असर होता है और आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से वो माहौल बन रहा है। अब मैं अपने दर्शकों को इस वक्त बताने जा रही हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ। ट्विटर से कांग्रेस का नाम हटा दिया आरपीएन सिंह, जो कि बड़े कद्दावर नेता अभी तक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब बीजेपी में जा रहे। सोनिया गांधी को इस्तीफे का पत्र लिख दिया। उस पत्र के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अभी बीजेपी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं।
2:30 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी चंद मिनट के बाद आरपीएन सिंह बीजेपी के लीडर हो जाएंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाथ अब तक किसने किसने छोड़ा है? रीता बहुगुणा जोशी 2016 में इस्तीफा दिया, पार्टी का दामन छोड़ दिया, अब वो बीजेपी में है। इसके अलावा और कौन सा चेहरा है? नारायण डा ने 2017 में इस्तीफा इन्होंने दिया, महाराष्ट्र के एक कद्दावर चेहरा माने जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। एसएन कृष्णा 2017 से इस्तीफा, यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे। ये कौन कौन से कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना जा चुकी है, 2019 में इनका इस्तीफा हुआ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम, 2020 में इनका इस्तीफा हुआ और राहुल गांधी के बेहद करीबी और युवा ब्रिगेड के नेता माने जाते थे। ये तमाम चेहरे जो आनंद है वो तस्वीरें ही बता रही हैं, ये बड़े नाम ही बता रहे कि कांग्रेस पार्टी अब किस स्थिति में जा पहुंची है। ये कहा जाता है कि जब जहाज डूबने वाला हो तो क्या स्थिति होती है, वही कांग्रेस पर। आरपीएन सिंह की पहली तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के सामने। आरपीएन सिंह पहुंच चुके हैं कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी दफ्तर। ये दिल्ली दफ्तर की तस्वीरें हैं, लेकिन कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पे इनको पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए पहुंचते हैं, उससे ही ये पता चलेगा कि आरपीएन किस कद के साथ आ रहे हैं। वो ऑलरेडी बड़ा चेहरे हैं और पूर्वांचल की सियासत में उनका दबदबा रहा है, पिता की सियासी विरासत को संभालते हुए बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन अब ऐन चुनावी माहौल में वहां पे पहुंच रहे हैं जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को झटका देने की कोशिश की थी, यानी वो पटरौना सीट जो कि इस बार अब फोकस रहेगा। सबका ध्यान खींचेगा इस लिहाज से। और एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर आपकी जो तस्वीरें हैं वो दरअसल आरपीएन सिंह की वो पहली तस्वीर जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे, और बीजेपी दफ्तर पहुंचने की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिलहाल माहौल कहता क्या है। फिलहाल जी, उनका बीजेपी में ज्वाइन करना तो लगभग तय है। अमित पांडे ने सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो गाड़ी दिखाई जिसमें वो लाल कलर की गाड़ी जो कि अंदर आकर रुकी और वहां से वो उतरे, और जैसे ही उतरे कॉरिडोर पे चलते हुए ये पहली तस्वीर वो भी हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में ठीक 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। शामिल होने की जो अवधि थी, जो समय दिया गया है 2:30 बजे का, 2:09 पर वो पहुंच चुके थे वहां पर। अभी फिलहाल 2:16 हो रहे हैं, तो अब से थोड़ी ही देर में 14-15 मिनट में वहां पर पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जानते हैं विक्रांत और अमित पांडे से भी जानते हैं कि वहां अब क्या हलचल हो रही है लोगों की तरफ से या बीजेपी की मीडिया की तरफ से। क्या अब औपचारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है? क्योंकि ये बात तो तय है कि आरपीएन सिंह बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। दूसरी बात ये बहुत अहम बात है कि इनकी भूमिका क्या होगी। जो लिस्ट हमने आपको दिखाई कांग्रेस पार्टी में को छोड़कर जाने वाले लिस्ट में जितिन प्रसाद का भी नाम शुमार होता है, वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निकल गए, उत्तर प्रदेश में शिरकत कर रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी थोड़ी सी उदास हैं क्योंकि उनको उनके पुत्र के लिए लखनऊ कैंट की सीट चाहिए थी, लेकिन वो सीट अब अपर्णा यादव को जा चुकी है। तो रीता बहुगुणा जोशी जी अब क्या कहेंगी, या फिर अब रुकेंगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में आगे क्या रुख होता है, वो देखने वाली बात होगी। अमित बताइए, फिलहाल इस वक्त आप कहां हैं? कॉरिडोर के अंदर से पहुंच तो चुके हैं आरपीएन सिंह, कहां पर बैठे हैं आरपीएन सिंह? क्या वो वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं बीजेपी के, और सरकार में मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी वहां मौजूद हैं, क्या उनसे मिलेंगे? ऐसा क्या हो गया कि आरपीएन सिंह ने एंट्री की और योगी आदित्यनाथ एग्जिट कर गए? गतिविधियां बयान करती हैं और आज के दिन जो कॉरिडोर की जो मूवमेंट है बहुत बयान करती है। आरपीएन सिंह घुसते हैं, थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ निकलते हैं। ये तो सीक्वेंस आपने बयान कर दिया। अब क्या होगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये दरवाजा देखिए, यहीं से आरपीएन सिंह दाखिल होंगे यहाँ पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो प्रक्रिया है करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे शुरू होगी। अभी आरपीएन सिंह को एक कमरे में बैठाया गया है। शीर्ष नेता जो बीजेपी के हैं, संभवतः वह उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मिले। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी यह मुलाकात हो सकती है, पहले होगी या बाद में, ये सीक्वेंस बाद में इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 2:30 बजे जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रह सकते हैं, और जो तमाम जो मुलाकातों का दौर है वो पूरा हो चुका है। तो बेहद अहम गतिविधियां यहाँ पर ये चल रही हैं, और इसी दरवाजे से आपको न्यूज 18 इंडिया पर पहली तस्वीरें आपको आरपीएन सिंह की दिखेंगी, आधिकारिक रूप से बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। जी, अमित और विक्रांत बने रहिए, अरुण सिंह से भी जुड़ेंगे। क्या वजह है कि कांग्रेस से सभी बिछड़े? बारी बारी सवाल यह भी बनता है कि हो क्या रहा है, और बीजेपी को इसका क्या फायदा होगा या नुकसान, इस पर भी बात करेंगे। रवि सिंह जुड़ रहे हैं